और उसके लिए जो क्लास रिस्पॉन्सिबल थी उसका नाम क्या था, सेलेक्ट क्लास, है ना। जैसे ये देखो, जब भी किसी ड्रॉप डाउन पे काम करोगे तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, तुम्हें सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। जब सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसका टाइप क्या है, वेब एलिमेंट है। ये दिखता भी है। अच्छा एक काम करो, जब तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो सिलेक्ट क्लास का ना, इसे 2-3 अक्षर लिखो। देखो न्यू सेलेक्ट आ रहा है कि नहीं, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर नहीं मांगता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। तो ऐसे देखते तुम तुरंत समझ जाओ कि यार हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पैरामीटर मांग रहा है, मतलब किसके लिए मांग रहा है, कंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहा होगा, और क्यों मांगेगा पैरामीटर। ऑब्जेक्ट तो न्यू लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो, बन जाता है ना। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हो, न्यू लिख के क्लास का नाम लिखने के, देख रहे हो साथ में क्या दे रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो तुरंत समझ जाओ ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट किसको चाहिए, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को चाहिए। ठीक है, और वही वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो जो ड्रॉप डाउन है उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या करो, भेज दो। इसके बाद फिर मेथड्स है, 4 मेथड्स हैं, याद रखना जो मेन है। कौन कौन से हैं, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स एंड सेलेक्ट बाय कंटेन्स विजिबल टेक्स्ट। वैल्यू का भी करेंगे और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट का भी यूज करेंगे, दोनों यूज करते हैं। देखो सेलेक्ट बाय वैल्यू वहां यूज करना मस्ट हो जाता है जो एप्लीकेशन, एक मिनट, हाँ इसी इसको वो जहां हमें करनी हो। अब एक टेस्टिंग का नाम सुनो, एक टेस्टिंग होती है, उसे बोलते हैं क्या, लोकलाइजेशन टेस्टिंग। लोकलाइजेशन टेस्टिंग में यही होता है कि हम लोग, जैसे कई बार ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कई भाषाओं में बनी होती है, हिंदी इंग्लिश सब, तो सब में टेस्टिंग होती है ना, कि भाई देखो हिंदी में सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं, इंग्लिश में आ रहा है कि नहीं। सोचो कई बार हम लोग को करनी पड़े, अरे अरे लोकलाइजेशन टेस्टिंग। अब और किसमें पता चला, जो वो है एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में बना हुआ है, स्पेनिश में बना हुआ है ना, और पता चला चाइनीज में है, ऐसे ऐसे 5-6 लैंग्वेज में। अब हम कैसे टेस्टिंग करेंगे, अंग्रेजी वाली तो कर लेंगे, चाइनीज तो हमें आती नहीं, या स्पेनिश तो हमें आती नहीं। तो लेकिन जब स्पेनिश में वो खुलेगा तो जो स्पेनिश वर्ड दिखाई देगा उसको हम कॉपी करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर पे डालेंगे, तो उसकी दिखाएगा अंग्रेजी में मतलब, और फिर देखेंगे अंग्रेजी वाले ऑप्शन में क्या है। दोनों अगर मिलता जुलता है तो समझेंगे ये क्या है, सही है। और नहीं तो जैसे वैसा लगे कि यहाँ लिखा है, जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है क्या, ऑल क्लासेस लिखा है कि नहीं, अब इंग्लिश में लिखा है। अगर ये एप्लीकेशन उसमें रहेगी, हिंदी में रहेगी, स्पेनिश में रहेगी, फारसी में रहेगी, किसी और लैंग्वेज में रहेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी और लैंग्वेज में लिखा रहेगा ना। तो हम लोग ऐसे ही टेस्टिंग करते हैं कि भाई उसको कॉपी करेंगे, जो फारसी में लिखा हुआ है उसे गूगल ट्रांसलेटर पे डालेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे क्या मतलब आ रहा है। कुछ ऐसा आएगा, अगर ऑल क्लासेस, ऑल कैटेगरी, इस टाइप का कुछ मतलब आएगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, सही है। क्योंकि देखो एग्जैक्ट एकदम नहीं होता, थोड़ा सा दाहिने बाएं हो सकता है, लेकिन मतलब वही निकलना चाहिए। वो इसी क्या बोलते हैं, लोकलाइजेशन टेस्टिंग। जब एक एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, लोकलाइजेशन टेस्टिंग। तो जहां लोकलाइजेशन टेस्टिंग होती है, जब हम करते हैं तो कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं। बात नंबर 1 कि जब भी एक्स पाथ लिखेंगे तो इनर टेक्स्ट का यूज कभी नहीं करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनर टेक्स्ट इंग्लिश में कुछ और दिखाई देगा, स्पेनिश में कुछ और दिखाई देगा। अगर हम एक्स पाथ में इनर टेक्स्ट लिख लिए तो वो इंग्लिश में चलेगा, लेकिन जो फारसी वाला वो रहेगा या स्पेनिश वाला वो रहेगा तो वहां चलेगा नहीं। तो इसलिए बस ये ध्यान रखते हैं, जैसे अगर हम किसी कंपनी में गए और हमसे एक एप्लीकेशन दिया गया और कहा ये एप्लीकेशन आपको कई लैंग्वेजेस में क्या करनी है, टेस्ट करनी है, ऑटोमेट करो, तो हम जब तब ऑटोमेशन अगर करेंगे तो एक चीज का ख्याल रखेंगे, क्या, कि एक्सपाथ में इनर टेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें यूआई पे आती हैं और यही चीजें बदलती हैं। इंग्लिश में कुछ और लिखा रहेगा, उर्दू में कुछ और लिखा रहेगा, लेकिन जो पीछे का एचटीएमएल है, टैग वैग है, डिव है, ये सब क्या रहेगा, सेम ही रहता है, ये नहीं बदल जाता। ये हिंदी इंग्लिश में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है हिंदी में हो जाएगा स्पेनिश में हो जाएगा ना, वो
बस वो चीजें जो यूआई पे असर डाल रही हैं। यूआई पे कौन असर डालता है? इनर टेक्स्ट, वैल्यू एट्रीब्यूट, है ना। वो चीजें जो होंगी क्या होंगी, उनके लिए हम इनर टेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर इनर टेक्स्ट का यूज करोगे तो एक पे चलेगा और पे नहीं चलेगा। आईडी, नेम, हाँ, क्लास, बहुत एट्रीब्यूट और है ना, उनका यूज करो। बस उसका यूज मत करना, उस एट्रीब्यूट का यूज मत करना, या उस चीज का यूज मत करना जो यूआई पे दिखता हो। जैसे मान लो यही एक एप्लीकेशन, सपोज करो, मान लो हम जैसे दिखाते हैं तुमको, जैसे ये देखो, कॉपी एलिमेंट करें और तुमको दिखाते हैं, ये है ना। अब देखो, अगर इंग्लिश में रहेगी एचटीएमएल, मतलब इंग्लिश वाले वर्जन के लिए ऐसा रहेगा। हेलो, हाँ, अच्छा, आई बात समझ, देख रहे हो, इंग्लिश में ऐसा रहेगा एचटीएमएल। और अगर मान लो स्पेनिश में रहेगा या हिंदी में रहेगा, कोई पेज खुलेगा तो उसका भी एचटीएमएल ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ जो ऑल क्लासेस अंग्रेजी में लिखा है, वही क्या लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा। हो सकता है सभी, कुछ अंग्रेजी में जो हो, ऑल क्लासेस की हिंदी, हाँ, तो वो चीज क्या रहेगी। अब हिंदी कैसे लिखे इसमें, या हाँ, जो भी है वो कुछ इंग्लिश में नहीं लिखा रहेगा, वो किस में लिखा रहेगा। बाकी जो क्लास एट्रीब्यूट है, टैग है, वो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर तुम क्लास का यूज करो तो वो इंग्लिश के लिए भी काम करेगा और किसके लिए काम करेगा, हिंदी के लिए भी। लेकिन इनर टेक्स्ट का यूज करोगे तो ऑल क्लासेस लिख दोगे तो अंग्रेजी में काम करेगा, लेकिन हिंदी या दूसरे में काम, स्पेनिश में काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो, हाँ, हाँ, तुम देख लियो, दो लो ना, नॉर्मली दो ही चीज। और एक चीज और भी दिखती है कई बार, एक एट्रीब्यूट, वैसे देखो इतने एट्रीब्यूट जानते कौन कौन से यूआई पे दिखते हैं, कौन कौन से दिखते हैं, एक वैल्यू एट्रीब्यूट और एक इनर टेक्स्ट और एक चीज और, कई लेबल नहीं, हाँ, लेबल भी तो इनर टेक्स्ट ही होता। अरे इसमें हाँ, भले चेंज नहीं हो रहा था लेकिन आता वहीं से। हाँ, तो वो तो होगा, लेबल होगा, वो ड्रॉप डाउन के ऑप्शन वाले नहीं होगा। हाँ, 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 हो रहा था ना। अच्छा, तुम लेबल चेंज कर रहे थे तो हो रहा था, हाँ, ठीक। और छह एक चीजें देखो, कहाँ गया, इनर टेक्स्ट। और एक चीज और, तुमने कभी एक एट्रीब्यूट देखा होगा, कभी ध्यान दिया इस पे, जैसे कई बार कहीं कर्सर लेके जाओ, जैसे यहाँ लेके गए, नहीं दिखा, यहाँ लेके जाए, कई बार कहीं कुछ कोई फोटो वोटो हो, उस पे कर्सर लेके जाओ तो नीचे छोटा सा क्या आता है, कुछ लिख के टेक्स्ट आता है। ऐसा तुम्हारा इसमें भी है, जैसे ये इमेज पे ले गए तो आ रहा है क्रिएटली डॉट डॉट डॉट, ये भी यूआई पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जानते हो ये कौन सा एट्रीब्यूट है और किसके पास होता है, इस एट्रीब्यूट का नाम, ये तुमको देख लो। अच्छा, यहाँ क्या लिखा आ रहा है, क्रिएटली डॉट डॉट डॉट। तुम इंस्पेक्ट करोगे इस इमेज को, इस फोटो को, तो इस इमेज के पास एक एट्रीब्यूट जरूर होगा, और उस एट्रीब्यूट का नाम होगा एल्ट। एल्ट है ना, बिल्कुल। तो एल्ट एट्रीब्यूट भी यूआई पे दिखता है, लेकिन एल्ट एट्रीब्यूट सबके पास नहीं होगा। जनरली किसके पास होगा, इमेज के पास। किसके पास, इमेज। एल्ट का मतलब क्या है, एल्ट का फुल फॉर्म वैसे है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, या शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं क्या, एल्ट टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट किस लिए बनाया गया एचटीएमएल में, इसलिए बनाया गया क्योंकि एचटीएमएल में बहुत जगह तो अक्षर है, लेकिन बहुत जगह फोटो रहती है ना। तो एक यूजर जब यूज करेगा तो कैसे समझेगा कि ये बटन किस काम के लिए बनी है, या इस इमेज का क्या यूज है। तो कम से कम बंदा आप कर्सर लेके जाएगा तो उसे समझ में आएगा, अच्छा ये किसके लिए है, कैलेंडर वाला है, ये किसका है, वर्ल्ड क्लॉक है, ये क्या है, ओपन कैलकुलेटर है। तो समझ में आ रहा है ना, नहीं ऐसे देख के अगर ये हेल्पिंग टेक्स्ट ना आए
तो तुम्हें अंदाजा नहीं लगेगा प्रॉपर कि आखिर ये है क्या। और ये चीज याद रखना, हर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होता है तो वो इस चीज का जरूर ख्याल रखता है। कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन रहता है तो वो इस चीज का जरूर ख्याल रखता है कि जितने भी एलिमेंट पेज पे आ रहे, जितने भी इमेज आ रहे हैं, जितने भी क्या है इमेज है, हर इमेज के पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए। और एक बात बताएं भाई, HTML के भी, HTML में जिसमें ये पेज बनते हैं तुम्हारे, इसके भी क्या हैं, बड़े स्टैंडर्ड्स हैं। बड़े क्या हैं, स्टैंडर्ड्स हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड ये भी है कि पेज पे जितनी भी इमेज या फोटो आ रही है, हर इमेज के पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब एल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए। आगे कभी देखो एक टेस्टिंग बताएंगे, जैसे एक टेस्टिंग और होती है जिसमें जानते हो हम क्या देखते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि ये एप्लीकेशन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये एप्लीकेशन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। मतलब जैसे स्टैंडर्ड क्या है, एक स्टैंडर्ड ये है कि जितने भी होने चाहिए सबका क्या होना चाहिए, सबका सब जितनी इमेज होनी चाहिए सबके पास क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए। एक एप्लीकेशन, एक समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है मालूम है, W3C। ये कंप्यूटर्स को लेके, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज को लेके वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बनाता है कि कैसी चीजें होनी चाहिए। तो जो सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो बहुत से अच्छे एप्लीकेशंस पे देखोगे, नीचे कहीं जाके देखोगे तो वहां लिखा रहेगा क्या, कुछ अप्रूव्ड बाय W3C करके, और एक चेक का क्या बना रहेगा, मार्क बना रहेगा। इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन ने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, नहीं तो तुमको उनका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जो एप्लीकेशन अच्छी बनाते हैं वो लोग बाद में उनसे क्या चाहते हैं, सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन तो वो लोग क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि हर नियम कानून तुमने सही से फॉलो किया है कि नहीं किया है। जैसे हर इमेज के पास एल टेक्स्ट है या नहीं है, अगर किसी इमेज के पास एल टेक्स्ट नहीं होगा तो सर्टिफिकेशन वो नहीं देंगे, वो तुमको बता देंगे कि भैया देखो तुम्हारे में ये चीज मिसिंग है, इस इमेज का एल टेक्स्ट तुमने नहीं दिया, तुमको हम ये सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। तब फिर वो कंपनी क्या करेगी, फिर से सब सही करेगी, फिर भेजेगी तब जब। लेकिन ये महंगा पड़ता है भाई, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेशन दे रही है, आपकी चीजें टेस्ट कर रही है, इसीलिए कई बार क्या करते हैं, हम ही लोगों से ये टेस्टिंग करवाते हैं कि देख लो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं। तो हम ही लोग, और उसी टेस्टिंग को बोलते हैं क्या मालूम है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। क्या, एक्सेस स्पेलिंग गलत है, जो भी है, इसी को बोलते हैं क्या, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में, हेलो, हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग यार। और आज, अच्छा नहीं तो कह देना 4 साढ़े 4 बजे। हाँ, नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, कहिए कहिए 4:30 बजे। ठीक, हाँ भाई, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। भाई देखो, अरे यार एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग बहुत कुछ आता है, तुमको पता है जो लोग अंधे हैं वो भी कंप्यूटर चलाते हैं, वो भी मेल भेजते हैं, वो भी फेसबुक चलाते हैं, सोचो कैसे चलाते हैं। तो उन वो ऐसे चलाते हैं, ऐसे जो ऐसा वर्जन होगा जो अंधों के लिए बनाया होगा उसने, तो उनमें ये सिस्टम होगा, वो भाई अंधा देख तो नहीं रहा है लेकिन जहां जहां माउस लेके जाएगा आवाज आएगी, ऑल क्लासेस फ्रेंड ये, तो उससे उसको अंदाजा लगता है कि मेरा माउस कहाँ जा रहा है, सही जगह है या नहीं है। तो अगर एक एप्लीकेशन तुम ब्लाइंड्स के लिए बना रहे हो तो उनके अलग स्टैंडर्ड है कि हर अक्षर पे जाओ तो आवाज आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब उस एप्लीकेशन को एक क्या करेगा, अंधा आदमी भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ये भी किसके अंतर्गत आता है, कि एक्सेसिबिलिटी। यहाँ ये टेस्ट करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सेसिबल है कि नहीं, इजी टू यूज है कि नहीं।
और उनके स्टैंडर्ड्स, अरे उनकी लिस्ट है भाई, हजारों हैं। वो देखोगे तो उनके कई नियम जैसे नहीं होते संविधान में, ये धारा है ये धारा है, वैसे उनके भी है भैया। नंबर 501 में ये है, 502 में ये नियम है, 503। हाँ हाँ, मतलब आप वो डेवलपर्स भी जब डेवलपमेंट करते हैं उनको भी पकड़ा दिया जाता है कि भैया तुम स्टैंडर्ड फॉलो करो। फिर जब टेस्टर पकड़ टेस्टिंग करते हैं तो उनको भी बता दिया जाता है कौन कौन से स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो। वैसे स्टैंडर्ड तो बता रहे हैं हजारों हैं, अब हजारों स्टैंडर्ड कौन फॉलो कर पाएगा, लेकिन जो मेन मेन स्टैंडर्ड है कम से कम वो हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा, तो ड्रॉप डाउन हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज देखते हैं किसके बारे में, अब देखना है एरेज के बारे में। वैसे पहले देखो एरे की हिंदी क्या होती है, देखो जरा मोबाइल पे चेक करो। क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स लिखा है, और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सारणी लिखा है ना। अच्छा, जो सारणी होती है उसमें एक चीज थोड़ी ना होती है, किसी भी चीज की सारणी बनाते हो, टेबल बनाते हो, तो उसमें क्या होती है, कई चीज होती है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया, एरे। अभी तक तुम लोग नॉर्मली कौन सा क्या यूज करते थे, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, अगर हमसे तुमसे कहें कि 5 नाम हमें स्टोर करने, या 5 लोगों की एज हमें क्या करनी है, स्टोर करनी है। ठीक है, तो मान लो हमने लिख दिया इंट, ठीक है, एज 1, या लिख दिया कुछ भी लिख दे, एक्स बराबर लिख दे क्या, किसी की मान लो 10 साल है। अब एक्स बराबर क्या लिख दो, किसी की एज क्या है, 20 साल है। किसी की क्या है, मान लो 30 साल है। किसी की क्या है, 25 साल है। और मान लो किसी की क्या है, 15 साल। अब बताओ जरा, प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 15। क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल में आप 5 बार वैल्यू डालोगे तो अंतिम में कौन बचेगी, लास्ट वाली। अब लेकिन मान लो हमें, अब मेरे क्या हुआ, 4 नंबर लॉस हो गए कि नहीं, अंतिम में तो एक बचा। हम पांचों बचाना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पांचों बचे। तो एक तो रास्ता ये है कि हम ऐसे लिख दें, एक का नाम इंट एक्स रख रहे हैं तो एक का नाम क्या रख दें, वाई। भाई सबका क्या दे दें, इंट जेड, इंट ए, और इंट मान लो बी। अब तो पांचों है ना, 15 चाहिए होगा तो बी यूज करेंगे, 25 चाहिए होगा तो क्या यूज करेंगे, ए, और 30 चाहिए होगा तो क्या यूज करेंगे, जेड। तो अब ये पांचों वैल्यू है। अब लेकिन सोचो मेरे पास अगर ऐसे ही 500 लोगों की एज हो तब, या 1000 लोगों की एज हो तब, एक ही वेरिएबल में डालोगे तो किसका बचेगा अंतिम में, एक आदमी का। सबकी रखनी है तो भाई 1000 क्या बनाओगे, वेरिएबल बनाओ। अब 1000 वेरिएबल बनाओगे, यूज करोगे, कितना बड़ा कोड हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से एक कंसेप्ट है जावा में, किसका, एरे का। एरे में क्या होता है, एरे में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नंबर एक चीज, मल्टीपल वैल्यू स्टोर प्लस, या स्टोरेज, और प्लस सेम टाइप ऑफ वैल्यू। एरे का यही कंसेप्ट है। अगर आप चाहो यही, अब देखो तुम ही बताओ, यहाँ 5 लोगों की एज है ना, ना, तो मल्टीपल वैल्यूज हैं, बात नंबर एक। और बताओ पांचों लोगों की एज किस में है, इंट है कि नहीं है, पांचों क्या है, इंट है ना। तो तुम चाहते तो जावा कहता है कि आप चाहो तो क्या लिख दो, पांचों वैल्यू किस टाइप की है, इन टाइप की। तो लिखो क्या, इंट, और फिर लिखो स्क्वायर ब्रैकेट।
स्क्वायर ब्रैकेट है पहचान किसकी, एरे की। देखो, और इसके बाद दो वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मान लो हमने क्या दे दिया, सी इक्वल टू, और अब अगर हम यहां चाहें तो यही 10, 20, 30, 25 और 15। अब देखो, एक ही वेरिएबल में पांचों वैल्यू क्या हो गई, स्टोर। 50 वैल्यू दी होती तो बस हम क्या करते, कॉमा लगा के इस तरह से देते चले जाते। अब देखो यहां पे कितनी वैल्यू है टोटल, 8, लेकिन 8 वेरिएबल हमने यूज नहीं किया, हमने एक ही वेरिएबल यूज किया जिसका नाम क्या रखा, सी। यही 8 वैल्यू को रखा हुआ। ये है एरे का कंसेप्ट। अगर ये नहीं होता तो प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि कई बार ऐसा केस आता है भाई, हमको हजारों डेटा के साथ काम करना होता है, हजारों लोगों का नाम एक एक्सेल फाइल में रखा है, हमें उसे निकाल के उसमें कुछ करना है। तो भाई अब हजार, अब कैसे करें, क्या करें, हजारों को अलग अलग वेरिएबल में डालें, तब तो भाई कितना होगा। लेकिन हम इसी कंसेप्ट को क्या करते हैं, एरे के थ्रू हम चाहें तो एक ही वेरिएबल के अंदर वो हजारों वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जान, और एक बात और याद रखना, एरे जो है जावा में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी असली पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। जहां देखो, अगर यही लिख दो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के, इंट सी लिख दो, एरर दे देगा, कहेगा भाई नॉर्मल वेरिएबल जो होते हैं वो 5 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, वो एक बार में कितनी वैल्यू स्टोर करते हैं, एक। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करें, तो इसी को क्या बनाना पड़ेगा, एरे। और जब एरे बनाना होगा तो कुछ बहुत नया नहीं करना, बस वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट। यही पहचान है एरे की, क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं तो अदरवाइज देखो, इसमें इसमें क्या अंतर, ये भी इंट एक्स है, ये भी इंट सी है, बस अंतर इतना है क्या लग गया है, एक स्क्वायर ब्रैकेट। और देखो 5 वैल्यू, 8 वैल्यू, 9 वैल्यू हमने एक वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब मान लो हमें ये वैल्यू चाहिए, अच्छा ये वैल्यू स्टोर कैसे होती है, तो ये भी याद रख लो। जैसे अगर ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, लाइन नंबर 16 चलेगी तो क्या होगा, एक बनेगा किसका, एरे का ऑब्जेक्ट। एक क्या बनेगा, एरे का ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो रखेगा ये टोटल 8 वैल्यू। कैसे लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है। और एक चीज, एक सेकंड, ये तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये 8 वैल्यू रहेंगी। लेकिन अब 8 रखेगा तो अगर हमको कोई वैल्यू चाहिए तो हम निकालेंगे कैसे भाई, वहां तो हम जब मांगेंगे तो कितनी वैल्यू लेके आएगा, सी वेरिएबल के पास कितनी वैल्यू है। देखो यही है असली पिक्चर, कि सी नाम का क्या है, वेरिएबल है। सी नाम का क्या है, वेरिएबल है, उसके पास एक एरे के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, उसके अंदर 8 क्या रखी है, वैल्यू। और ये वैल्यू भी कैसे रखेगा, ऐसे भाई देखो, हम अब हमको मान लो 15 चाहिए, तो 8 रखे तो कैसे 15 15 हमें मिलेगा। इसीलिए एक दिमाग एरे के कंसेप्ट में एक चीज और आती है, हर वैल्यू को एक नंबर देता है। जैसे पहली वैल्यू को क्या नंबर देगा, 0, दूसरी को 1, तीसरी को 2, 3, 4, 5, 6 और फिर क्या, 7। अगर तुम्हें 15 चाहिए तो 15 का नंबर क्या है, पांचवा है, पांचवा है, गिनती ये 0 से गिनता है, तो ये किस नंबर पे पहुंचेगा, 4 नंबर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये 0 1 2 3 जो लिखा है, इसी को बोलते हैं, एक और वर्ड देते हैं इसको, इसी को बोलते हैं क्या, इंडेक्स नंबर। तो जब भी एरे में
ये दो जो तुम यहाँ 8 वैल्यू स्टोर किए हो, तो 0 नंबर पे कौन जाएगा, 0 इंडेक्स पे कौन जाएगा 10, 1 पे कौन जाएगा 20, 2 पे 30, 3 पे 25, 15, 67, 567, 34। अगर हमसे कोई कहे कि यार ये जो 15 है इसको क्या कराओ, प्रिंट कराओ, तो एरे के अंदर कितनी वैल्यू है 8। तो जब भी एरे से वैल्यू निकालनी होती है, तुम्हें 5वीं वैल्यू चाहिए तो एरे लिखो और इसके बाद लगाओ क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें लिखो क्या 4। तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, 5वीं। अच्छा ये बताओ ये एरे किस टाइप का है। पहली बात तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट देख के तुम ये समझ गए क्या है, ये एरे है। और लेकिन उसके पहले एक लिखा हुआ है क्या, इंट। इससे ये तुम समझ गए कि इस देखो एरे की एक पहचान है, इसमें सारी वैल्यू क्या रहेंगी, एक जैसी। भाई अगर तुम यहां सोचो हम लिखते 15.7, एरर दे देगा, कहेगा भाई मेरा नियम क्या है, हम कई वैल्यूज तो रख सकते हैं, लेकिन हम जो भी वैल्यू रखेंगे सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। और आप तो डबल रख रहे हो, आप क्या रख रहे हो, डबल या फ्लोट, ऐसा कुछ रखने की कोशिश कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है। हम सोचें कि अगर हम ऐसे लिख दें, स्ट्रिंग डाल दें, एरर देगा, क्योंकि एरे का नियम है, एरे जब भी बताओगे तो हमेशा बताओगे एरे का टाइप, और एरे में फिर उसी टाइप की वैल्यूज रख सकते हो, कुछ भी फालतू। तुम्हारा मन करे 1 करोड़ वैल्यू रख दो, मना नहीं करेगा ये, लेकिन 1 करोड़ वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सिर्फ इंट होनी, नंबर ही होने चाहिए, नंबर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। अगर आप सोचो कि हम ये भी रख लें, नाम भी रख लें और नंबर भी रख लें, या स्ट्रिंग भी रख लें, इंट भी रख लें, या इंट और बूलियन रख लें, इंट और डबल रख लें, बिल्कुल नहीं। अरे कहता ही यही है, मल्टीपल वैल्यू बट क्या, सेम टाइप ऑफ वैल्यू। वैल्यू का टाइप बदलना नहीं चाहिए, और वैल्यू भी वही होनी चाहिए जो यहाँ लिखी है। जब जैसे मान लो यहाँ पे बिल्कुल, तब सब फिर एरर मारेगा। यहाँ पे कुछ भी कर दो, देखो बूलियन डाल दिए, बूलियन करने का मतलब क्या हुआ, तुमने कह दिया कि ये जो एरे है इसके अंदर वैल्यू किस टाइप की होंगी, बूलियन। मतलब दो बूलियन दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ भाई नंबर नहीं रख सकते, ये लिखो ट्रू लिखो, एरर देगा, डबल रखो चाहे ट्रिपल रखो भाई। वो साफ साफ कह रहा है कि एरे का टाइप क्या है, बूलियन। तो अब इस एरे में सिर्फ बुलियन वैल्यू ही रखी जा सकती है, और बुलियन वैल्यू तुम जानते हो दो ही होती है, क्या ट्रू या फॉल्स। देखो यहाँ ट्रू पे कोई एरर नहीं है, बाकियों पे सब पे लाल लाल है ना। वो कह रहा भाई कर क्या रहे हो, टाइप बता रहे हो तुम बुलियन और रख रहे हो उसमें हिंट। जैसा एरे का टाइप होगा वैसी ही एरे में वैल्यू होंगी, और हर वैल्यू हाँ हाँ बिल्कुल टाइप सेम होना चाहिए। नंबर जैसे अब यहां लिख दो क्या, इंट। हाँ देखो ये भी सही चीज पूछ रहा है, जैसे ऐसे अच्छे बताओ, ये इंट x बराबर 10 लिखे हो ना, एरर दे रहा है नहीं, क्योंकि भाई 10 रख रहे हो x में। लेकिन अगर हम यही लिख दें क्या, अब भी एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देता, देखो इंट क्या रखता है, सिर्फ पूरा नंबर रखता है, हाँ होल नंबर रखता है। लेकिन बुली वो क्या रखता है, डबल क्या रखता है, दोनों रखता है ना, पूरा नंबर रहेगा, दशमलव के बाद क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा। तो डबल दोनों मैनेज कर सकता है, पूरा नंबर भी मैनेज कर सकता है और दशमलव वाला नंबर भी मैनेज कर सकता है। इसी वजह से डबल के अंदर आप इंट को भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन इंट के अंदर डबल को स्टोर नहीं कर सकते, इंट के अंदर डबल को स्टोर नहीं कर सकते। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, हाँ सही कह रहे हो, चलेगा चलेगा। भाई देखो जिसमें पॉइंट लगा रहे हो वो मान रहा है, जिसमें नहीं लगा रहे हो वो मान रहा है कि क्या लिखा है 10.0। जब नहीं लगाते हो तो मानता है कि तुमने क्या लगाया है, 10.0 लगा दिया। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, एरे बनाना समझ गए।
अब एरे से वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे हमको ये मान लो 15 चाहिए, तो हमें 0 नंबर पे कौन है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये और 15 किस पे है, 4 पे, तो हमने लिखा C4। अच्छा ये बताओ एरे में किस टाइप की वैल्यूज है? तो एरे से निकालोगे तो क्या पाओगे भाई? अगर किसी बॉक्स में सेब रखे रहोगे तो निकालोगे तो क्या पाओगे? सेब ही पाओगे कि आम पा जाओगे? सेब ही पाओगे ना, जो पड़ा रहेगा वही मिलेगा ना। जब एरे इन टाइप का है तो एरे से जो वैल्यू निकलेगी वो किस टाइप की होगी? इन टाइप की। तो यहां लिखो इंट वैल्यू, और चाहो तो इसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। देखो 15 आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम यहाँ लिख दे सी के यहाँ 4 लिख दे क्या 6, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी? 7वीं वैल्यू मिलेगी। 7वीं वैल्यू क्या है? 567 है आई थिंक। तो क्या आएगा? 567 है। अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें तो क्या आएगा? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? भाई आप एरे से वैल्यू निकाल सकते हो, और एरे से वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ इंट क्यों लिखा? यहाँ अब स्ट्रिंग मत लिख देना, एरर देगा। कहेगा भाई जब एरे में से एरे इंट टाइप का है तो निकालोगे तो क्या निकलेगा? इंट ही निकलेगा ना। तो जब इंट निकलेगा तो उसको स्ट्रिंग में कैसे स्टोर कर रहे हो? उसे किसमें स्टोर करो? 0 करोगे तो क्या मिलेगा? पहला। और 7 करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ भाई नहीं स्टोर करोगे तो ऐसे देखो, ऐसे लिख दोगे तो एरर देगा। कहेगा सी में 7 नंबर में हम तुम्हें वैल्यू तो दे रहे हैं, तो तुम कहाँ कर रहे हो भाई? कहाँ गई वैल्यू? क्या लिख दें? ये ना, ये कैसे लिख रहे हो? इंट तो क्या है? टाइप है ना। इंट तो टाइप है वेरिएबल का, और वेरिएबल को एक नाम भी तो देना होगा। कुछ भी नाम दे दो, मन करे एक्स नाम दे दो, एक्स तो यूज कर चुके हो, के नाम दे दो, तो क्या हो जाएगा? के में वैल्यू, के क्या है? एक वेरिएबल है। बस जो भी वेरिएबल का नाम रखना है रखो, लेकिन उसका टाइप सिर्फ क्या रख सकते हो? इंट ही। क्यों? क्योंकि एरे किस टाइप का है? इंट टाइप का। तो निकालोगे तो इंट ही पाओगे ना। तो जब इंट पाओगे तो उसको जिस वेरिएबल में रखोगे उसका भी टाइप क्या होना चाहिए? इंट ही होना चाहिए ना। अब ऐसे भी मत लिख देना कभी, अरे 8वीं वैल्यू मिल रही है तो ये तो तुम यहाँ तो तुम के पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, तो के क्या हो गया? एरे हो गया। एरे में से एरे थोड़ी निकलेगा, एरे में से निकालोगे तो क्या पाओगे? वैल्यू पाओगे ना। अब इसे प्रिंट करके देखो, आएगा 34। लेकिन अब अगर लिख दो क्या तुम 8, 8 कौन सी वैल्यू लाएगा? 9वीं। 9वीं नंबर, और 9वीं वैल्यू इसमें है ही नहीं। जब भी कभी तुम ऐसा करोगे, जब भी कभी ऐसा करोगे तो हमेशा एक्सेप्शन आएगी। जब उसकी लिमिट से, जैसे अगर उसके पास 8 वैल्यू है और तुम मांगोगे क्या 9वीं निकालोगे, तो कहां से निकाल के दे? तब हमेशा यही एक्सेप्शन आएगा। याद रखना इसका नाम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन जब भी आए तो समझ जाना, हाँ ये एक्सेप्शन जब भी आए तो समझ जाना कि तुम एरे की लिमिट से बाहर कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है। आ गया ये देखो। अब ये अगर ये क्या कर दो, कौन सा एक्सेप्शन था? एरे इंडेक्स। अब ये कहें क्या -1, तो भाई 0 से शुरू होता है इंडेक्स नंबर। -1 नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी क्या आएगा? वही से इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कहेगा इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 8, कि भैया अगर टोटल 8 हैं तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 7 तक होता है, तुम -1 भेज रहे हो, ये क्या है? बाहर की चीज है, ये रेंज के बाहर है, ये गलत है। और क्या एक्सेप्शन देगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है? किसमें प्लस प्लस करना चाहिए? क्या यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? हाँ 1 + 1, तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा।
तो 2 का मतलब तीसरी वैल्यू देगा, तीसरी वैल्यू देगा। इसको बस यहां इंडेक्स नंबर चाहिए, सीधे 3 लिख दो हैं तो चौथी वैल्यू देगा। 1 + 2 लिख दोगे तब भी तो मतलब क्या हुआ, 3 ही हुआ ना। ना 1 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। हाँ हाँ 10 आएगा, सही कह रहे हैं। 0 मतलब पहली वैल्यू क्या है, 10 है। बिल्कुल। क्या करोगे, पहली बात तो 1 प्लस प्लस नहीं होगा, वेरिएबल के साथ होगा, i प्लस प्लस या ऐसा कुछ करते हैं। क्या कह रहे हो, नहीं सी नहीं होगा क्योंकि सी क्या है, एरे है ना। हाँ क्या, हाँ हो सकता है, लेकिन जैसे ऐसे कर दो, अगर मान लो हम लिखें b प्लस प्लस, तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या है, 15। 15 प्लस प्लस, पहले 15 वाली वैल्यू दे देगा, बाद में क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा, तो सही है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। किसका, इंडेक्स वैल्यू से पहले भी 15 है, दूसरे में 15 से ये जैसे 1000 डेटा है। हाँ तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस पे कौन है, तो भाई ये तो तुम देखोगे तो पता चलेगा। हाँ 35, पहली बात तो ये भी हो सकता है कि 1 लाख डेटा में कई जगह 35 हो, तब तो कैसे पता चलेगा कौन सा 35 चाहिए। लेकिन अगर तुमको ये पता है कि जितने डेटा हैं एरे में सारे क्या हैं, यूनिक है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो वो किस नंबर पे है निकाला जा सकता है, बताते हैं। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आप एरे अब बना सकते हो, एरे में वैल्यू डाल सकते हो और इसके बाद उसकी वैल्यू निकाल भी सकते हो। बस ध्यान देना है आपको इंडेक्स नंबर वो भेजना हो जो वैलिड है, ठीक है। अब पहले एक चीज और देखते हैं, सी के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, इंट है ना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक बार जरा, ये तो हो गया एरे से वैल्यू निकालना, एक बार जरा एरे में वैल्यू क्या करते हैं, डाल के देखते हैं। जैसे सी, देखो जब भी वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू देने वाला राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में वैल्यू कौन होता है, लेने वाला होता है ना। हमेशा वैल्यू किधर से फ्लो करती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ही फ्लो करती है हमेशा वैल्यू ना। राइट टू क्या फ्लो करती है, लेफ्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो जब वैल्यू राइट टू क्या लेफ्ट फ्लो करती है, लेफ्ट फ्लो करती है, ये तुमको पता ही है कि वैल्यू कहां से। तो अगर तुमको एरे में वैल्यू चेंज करनी है, तो जैसे अगर हम ये लिखते हैं C5 = 300, अब क्या होगा, C5 मतलब छठवीं वैल्यू में क्या चला जाएगा, 300। और एक काम करते हैं, जरा डिबग करके देखते हैं ना, दिखता भी है सब यार, तुमको तो पता ही है क्या कर सकते हो, हर जगह क्या लगा दो, एक ब्रेक पॉइंट, रुकेगा आके। अभी देखो लाइन चली नहीं है ये, इसलिए कुछ नहीं, लेकिन जैसे ये लाइन चलेगी, अब सी के ऊपर कर्सर लेके जाओ, बता रहा है ना कि सी एक में इतनी वैल्यू है, और यही नहीं, ऊपर ये भी बता रहा है कि 0 नंबर पे क्या है, 10 है, 1 नंबर पे क्या है, 20 है, 2 नंबर पे क्या है, 30 है, पूरा बता रहा है कि नहीं। टोटल 8 वैल्यू है, 7 तक है, वैल्यू क्या है, 34। और तुम देख लो छठे नंबर पे क्या है, 5 दिए हो ना, छठे नंबर पे क्या है, 67 है। अगर अब चलाओ आगे, के में क्या आएगा, 0 नंबर वाला क्या है, 10 आएगा। लेकिन जैसे ही C5 पर आप देख लो तुम, छठे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 67। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी, छठी वैल्यू वो चेंज करके क्या कर देगा, 300 चेंज हो गई है। अगर तुम चाहो देखना तो सी पे बस क्या ले जाओ, 67 जगह क्या हो गया, 300 हो गया कि नहीं। मतलब तुम एरे से एरे की वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। अगर एरे में वैल्यू निकालनी हो तो एरे को राइट साइड में रखो, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में। अगर एरे में वैल्यू डालनी है
तो एरे को कहाँ रखो, लेफ्ट साइड में, और वैल्यू कहाँ रखो, राइट साइड, क्योंकि वैल्यू हमेशा कहाँ से किधर फ्लो करती है, राइट टू लेफ्ट फ्लो करती है। तो बताओ तुम लोग अब एरे से वैल्यू निकाल भी सकते हो, और एरे में अगर कोई वैल्यू पहले से पड़ी है तो उसे क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अगर अब यहां निकालोगे C5 तो क्या प्रिंट करेगा, 300, है ना। तो क्लियर है इतना, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें। अब एक चीज और तुम देखो, अब एक काम करते हैं जरा, एरे से ना सारी वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, सारी वैल्यू प्रिंट कराते हैं। कैसे करेंगे, अब तुमको ये पता है, एक तो रास्ता ये है, C लिखो, 0 लिखो, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, पहली, हम लिख लेते हैं इंट val1 ना, ऐसे ही ले लें val2, और यहां पास कर दें क्या, 1। फोर, 5 और क्या 6, ऐसे और भी करेंगे, 0 1 2 3 4 और क्या 5, ऐसे करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, 8 के 8 वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज और है, जरा एक काम करो, 1 से लेके 10 तक क्या प्रिंट करो, गिनती। तो एक तो रास्ता है कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कितनी बार लिखते हैं, 10 बार, और 10 के 10 बार हम क्या लिख दें भाई, उसकी वैल्यू क्या करें, एक एक करके क्या कर दें, प्रिंट कर दें। लेकिन देखो अब ध्यान से, एक कंसेप्ट होता है किसका, लूप का। एक लूप होता है जिसका नाम होता है फॉर लूप। लूप का क्या मतलब होता है, लूप मतलब होता है वो चीज बार बार जब रिपीट होती है तभी कहते हैं क्या है, लूप है, तभी कहते हैं क्या है, चक्र है जो, ठीक है। जैसे लूप का क्या मतलब है, जैसे जैसे देखो लोग रेस करते हैं, तो वो लोग गिनते हैं ना कि कितने लूप हो गए, क्योंकि एक जगह से स्टार्ट करता है, पहला चक्कर वही पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। लूप का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज वहीं से स्टार्ट होके और वहीं क्या होती है, खत्म होती है, तो वही कहते हैं क्या, एक बन गया है, लूप बन गया है। वैसे जनरली देखो तुम्हारा कोड चलता है, लाइन नंबर 10 चलेगी तो इसके बाद क्या चलेगा, 11 चलेगा ना, 11 के बाद 12 चलेगा, 12 के बाद 13, कोड पीछे तो नहीं जाता। लेकिन सोचो जरा ध्यान से, हम एक लूप लगा रहे हैं, कैसे लगाते हैं लूप, फॉर लिखते हैं। अच्छा लूप का एक एग्जांपल और आपको बताएं, जैसे मान लो, जैसे अच्छा जैसे देखो एक एग्जांपल सोचो कि मान लो एक आदमी है, हम जान रहे हैं मेरे घर पे 1000 ईंटें रखी, 1000 ईंटें रखी हैं। तो अब हमें क्या, अब उसे एक आदमी रखा हमने, हमने कहा भाई ये ईंटें उठाओ और उठा के वहां फलाने जगह रखो, तो वो क्या करेगा, वही प्रक्रिया बार बार दोहराएगा ना। एक बार में अगर वो 10 ईंटें उठा रहा है तो वो क्या करेगा, 100 चक्कर लगाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, तो 100 चक्कर वही चीज बार बार करेगा ना, जाएगा 10 उठाएगा फिर वापिस आएगा, फिर 10 उठाएगा फिर वापिस आएगा, 10 उठाएगा, तो वही काम क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। हम यही अपने कोड में चाहते हैं कि वही चीज बार बार क्या हो, रिपीट हो। तो इसके लिए आपको हमेशा बताना पड़ता है, जैसे मान लो एक आदमी को हम कहें कि यार एक काम करो, ये 100 चक्कर लगाने हैं, कितने लगाने हैं, 100 चक्कर, आओ ये ईंट रखी है, 100 चक्कर लगाओ, ईंट हटा दो। तो उसने कहा ठीक है, और इसके बाद वो आया, 10-20 ईंट रखा और फिर बैठा है। शाम को हम आए, पूछे अरे यार ईंट कहाँ हुई, 100 चक्कर नहीं लगाए, कहा लगाए। तो हम कहें ईंट कैसे नहीं हुई, तो कहा हम गिनती ही 99 से गिन रहे थे। हाँ वो हम गिनती कहाँ से गिन रहे थे, 99 से गिन रहे थे, तो 2 ही चक्कर में मेरा क्या हो गया, 100 पूरा हो गया। तो खत्म कर दी, तो हम कहेंगे तब अब अगली बार अगले दिन से काम पे लाएंगे तो कहेंगे ना भाई ऐसे नहीं, गिनती कहाँ से गिनो, 1 से गिनो, ऐसे नहीं कहीं से भी। तो हम कहेंगे भैया लूप की शुरुआत कहाँ से करना, 1 से करना। तब अब वो हमको बेवकूफ बना पाएगा, नहीं, कहेगा भाई एक एक करके क्या करते जाओ, बढ़ो करते जाओ, है ना। तो देखो
इसीलिए जब भी एक लूप होता है तो हमेशा बताना पड़ता है लूप स्टार्ट कहाँ हो रहा है। जैसे हमने उसको बताया कि भाई 1 से गिनती गिनना, 100 चक्कर लगाने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 95 से गिनती तुम चालू करोगे, वो गिनती कहाँ से शुरू करनी है, 1 से। तो वही लूप में बताना पड़ता है। जैसे इसीलिए लूप जब स्टार्ट होता है, कभी भी रिंकू सर पढ़ाए होंगे तो इंट आई इक्वल टू जैसे 1 1 लिख दें, तो ये बता दिया लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। इसके बाद अच्छा लूप कहाँ तक जाना है, 100 तक, 100 तक जाना है ना। तो फिर यहाँ कंडीशन लिखेंगे, तब तक ले जाओ जब तक आई की वैल्यू क्या हो, 100 हो, मतलब 101 से क्या हो, कम हो। 101 का से कम का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ यही बताते हैं। पहला बताता है कि लूप शुरू कहाँ से होगा और दूसरा बताता है लूप खत्म कहाँ होगा। हाँ भाई, ये कंडीशन बताता है लूप, तो यहाँ हमने बता दिया है लूप तब खत्म होगा जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो, क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। जैसे ही 101 होगी तो 101 101 से छोटा तो नहीं है ना, तुरंत ही लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बताता है लूप शुरू कहाँ करना है, ये बताता है लूप खत्म कहाँ करना है। अब एक चीज और, मान लो मुझसे कहे 1 से गिनती गिनना, गए और गया, दिन भर काम किया, फिर शाम को आ रहे हैं तो देख रहे हैं 100 150 ईंट पहुंची। तो हम कहे भाई ऐसा क्यों किए, मतलब पूरा ईंट क्यों नहीं हुआ, कहा किए तो हम कहे यार, हमने कहा गिनती कहाँ शुरू किए, कहा 1 से, कहे कहाँ तक ले गए, कहा 100 तक। लेकिन कहा हम ऐसे गिनती गिन रहे थे, 1 फिर 11 फिर 21, मतलब क्या है। तो हमको उसको ये भी समझाना पड़ेगा ना भाई, गिनती एक एक करके आगे बढ़ानी है, मनमानी नहीं कि एक के बाद 5 गिन रहे हो, 9 गिन रहे हो। इसीलिए लूप तीसरी चीज बोलता है, लूप में एक चीज डाली जाती है आई इक्वल टू आई प्लस 1। इससे क्या होगा, अच्छा पहले ये तो जानते हो ना, जैसे अगर लिखा हो इंट एक्स बराबर इंट पी बराबर 100 और फिर लिखा हो पी बराबर पी प्लस 10, अब बताओ क्या प्रिंट होगा, कैसे भाई, क्योंकि इंट p बराबर क्या जाएगा, 100 जाएगा। फिर यहां जब लाइन नंबर 9 चलेगी तो याद रखना, बराबर है भले, लेकिन बराबर के एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड। पूरा भाग जोड़ घटाना सब कहाँ होता है, दाहिने साइड होता है। बाएं साइड वाला तो सिर्फ वैल्यू आने का क्या करता है, इंतजार करता है। जैसे ही लाइन नंबर 9 पे कोड आएगा तो p में क्या पड़ा है, 100, और 100 प्लस क्या हो जाएगा, 10, 110। अब वो जो 110 है वो किस पे आएगा, पी पे, उसी पी पे जिस पे क्या पड़ा था, 100। अब उस लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर एकदम दिखेगा तुमको, लाइन नंबर 8 पे, 9 पे, 10 पे आओ, ये देखो चलेगा, पी बराबर क्या आएगा, 100, देख लो। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगा तो पी में 100 पड़ा है ना, 100 और प्लस क्या होगा, 10, तो क्या बनेगा 110। वो 110 किसके पास आएगा, पी के पास, उसी पी के पास जिसके पास क्या पड़ा था, 100। अब आएगा क्या, 110। तो ये पुराना नियम है, नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी क्या करता है, छोड़ देता है। तो सिंपल सी बात है कि तुम देखो 100 छोड़ के 110 ले लेगा, इसमें क्या पड़ा है, 110, है ना। अब ऐसे ही यहां क्या लिखा है बताओ, आई बराबर आई प्लस 1। देखो ये चलेगा कैसे, जब अगर तुम कोड को चलाओगे, जब कोड को क्या करोगे, चलाओगे, तो सबसे पहले का कहां पहुंचेगा, लाइन नंबर 12, 12 पे पहुंचेगा। 12 पे जब पहुंचेगा पहली बार पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, इंट आई बराबर 1, तो समझ जाएगा आई की वैल्यू क्या है, 1 है। शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से। और फिर चेक करे, अंदर नहीं जाएगा, पहले चेक करेगा क्या आई की वैल्यू जो कि क्या है, 1 है, क्या वो 101 से छोटा है। हाँ, आई की वैल्यू क्या है, 100, 101 से छोटा है, तब समझ जाएगा चलो हमें लूप के अंदर जाना है। लूप के अंदर आएगा, जैसे मान लो मैं यहाँ कुछ भी लिख दें, यहाँ लिख दें सपोज करो क्या है, तो जब अब देखो कैसे होगा, जब ये चलेगा, एक काम करते हैं यही लगाते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट, और अब देखते हैं कैसे काम। अब आ गया, आया ना लूप पे, इस पे देखो, शुरू में जब चलेगा तो आई बराबर क्या करेगा, 1 करेगा।
और 1 करने के बाद फिर चेक करेगा क्या 1 जो है 101 से छोटा है, तो मिलेगा कि हाँ 101 से छोटा है, तो ये कंडीशन पूरी हुई, इस वजह से ये लूप के अंदर आ जाए और क्या प्रिंट करेगा, आए। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी ये बाहर नहीं निकलेगा, फिर क्या करेगा, यहां आएगा। आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी ना, तो आई बराबर आई प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। आई की वैल्यू बदल के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, 2 हो जाएगी। और फिर चेक करेगा क्या 2 जो है 101 से क्या है, छोटा है, तो कहेगा हाँ छोटा है, तो फिर लूप के अंदर आएगा। तब तक लूप के अंदर जाता जाएगा जब तक आई की वैल्यू क्या होगी, 101 से क्या होगी, छोटी होगी। जैसे ही आई की वैल्यू 101 से बराबर या बड़ी हो जाएगी, बराबर ही होते ही वैसे ही लूप से क्या हो जाएगा, बाहर। तो ध्यान से समझो इस बात को, पहले ये चलता है, पहली बार ये चलेगा, फिर यहां पे कंडीशन देखेगा, फिर अंदर आएगा। अंदर आने के बाद फिर आएगा यहां, क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 से क्या करेगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा या इंक्रीमेंट करेगा, और इसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन मैच करेगी तो फिर अंदर आएगा, फिर 1 बढ़ाएगा, फिर कंडीशन। ये वाली जो लाइन दिख रही है ये सिर्फ कितनी बार चलेगी, 1 बार। लेकिन ये दोनों बार बार, ये वो लाइन है जो बताती है कि लूप के अंदर जाना है या नहीं जाना है, और ये लाइन ये बताती है कि लूप में, लूप जो चल रहा है इसमें आई की वैल्यू कितने से बढ़ेगी। अब जैसे मान लो इसी को हम चला दें, यहां ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेके कहां तक चलेगा, 100। और ये चीज तुम, हाँ एक चीज ये भी देखो, देख लो आई की वैल्यू क्या है, पहली बार 1 है ना, लेकिन हम तुमको बताएं ना जब बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। देखना, इसीलिए दूसरे चक्कर में आई की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको, 2 मिलेगी। तीसरे चक्कर में तुम्हें क्या मिलेगा, 3। आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ती जा रही है। और पूरा अगर हम इसको ब्रेक पॉइंट हटा दें तो 100 बार हाई यहां क्या हुआ है, तो तुम देख रहे हो ना, यही चीज बार बार दोहरा रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए तो लूप बोल रहे हैं। यहां से शुरू करता है, जाता है, फिर यही नाचता रहता है तब तक जब तक आई की वैल्यू 101 से क्या है, छोटी। आई बात समझ में कुछ। अच्छा एक चीज और देखते हैं जरा, अगर हम यहां कंडीशन लिख दें आई इज ग्रेटर देन 101, अब रन करो, प्रिंट हुआ है, नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, देखो आई बराबर पहली बार क्या हुआ 1, और फिर तुरंत अंदर जाने से पहले कंडीशन चेक करता है, आई की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 101 से बड़ा है, उल्टी बात लिखी है ना, जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं लिखा है ना, उल्टी बात लिखी है। तो वो कहेगा भैया अब हम लूप में जा, लूप में वो तब तक जाता रहता है जब तक यहाँ कंडीशन, जब तक यहाँ कंडीशन क्या होती है, मैच करती है। अगर जैसे ही कंडीशन मिसमैच होगी वो लूप से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कोई इनफाइनाइट लूप है। लेकिन एक चीज और देखो, अगर यही तुम आई बराबर आई प्लस 1 की जगह क्या लिख दो, आई बराबर आई लिख दो, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, हम प्लस 1 तो कर नहीं रहे, बार बार बढ़ेगी। ये लूप अब अगर चला दोगे तो ये लूप कभी बंद ही नहीं होगा। एक मिनट कंडीशन तो पहले दें, अब अगर यही लूप चलाओ तो ये लूप कभी बंद ही नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब मेमोरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी, तब स्टैक ओवरफ्लो की एरर आएगी और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों नहीं बाहर लूप से निकला, इसलिए नहीं निकला कि आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, आई की वैल्यू हमेशा क्या है, 1 ही है, और 1 हमेशा 101 से क्या है, छोटा है, तो लूप से बाहर क्यों जाएगी हमेशा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको गलत दिए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। अब या फिर यहाँ पे देखो,
ये आई बराबर आई लिख दिए। अच्छा एक चीज और देखते हैं, अगर हम यहां लिख दें आई बराबर आई प्लस 2, तो अब क्या होगा, पहली बार 1 होगा, फिर 2 3 होगा, 3 2 5 होगा, है ना। तो अब देखोगे लूप 100 बार नहीं चलेगा, 85 बार चलेगा ना भाई। पहली बार चलेगा तो क्या हो जाएगा तुम बताओ, आई बराबर 1, 1 101 से छोटा अंदर आएगा। फिर यहाँ क्या करेगा, आई प्लस 2 करेगा, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ये जो 3 है, 3 101 से क्या है, छोटा है, तो फिर अंदर आएगा। फिर 3 प्लस 2 क्या 5, 5 भी छोटा है, 7 9 ऐसे ऐसे। तो बताओ 2 4 6 8 सब खा गए ना। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 85 बार तो चलेगा। वही वाली हाल है कि हम तुमको उसको काम पे रखे थे कि भाई रखो, वो कह रहा हम 100 तक किए भी हैं, 1 से शुरू भी किए थे, लेकिन वो गिनती ऐसे गिन रहा था, 2 2 बढ़ा रहा था, 1 3 5 7। तो बताओ 85 चक्कर मारेगा ना वो, 100 चक्कर कहां से मार लेगा। इसीलिए ये चीजें बड़े ध्यान से देखनी पड़ती हैं लूप में, जरा सा इधर उधर हुआ। अब जैसे अच्छा मान लो कभी ऐसे करते हैं, आई बराबर आई माइनस 1, अब क्या, ये भी इनफाइनाइट चलेगा। क्यों भाई, पहले आई बराबर क्या है 1 है, अगली बार जाएगा तो 1 में से 1 गए क्या हो जाएगा 0, तो क्या 0 101 से छोटा नहीं। फिर 0 में से 1 गया क्या हो जाएगा -1, तो क्या वो 1 से छोटा नहीं है, 100 से 101 से छोटा नहीं है ना। -2 -3 तो ये जाता रहेगा माइनस में, है ना। अगर तुम चाहते हो एक एक करके प्रिंट करे, तो आई बराबर क्या लिखो, आई प्लस 1। और यहाँ हाई ना, मान लो हम चाहें तो यहाँ लिख दें, तुम देखे ना आई की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बदल रही है ना, 1 फिर 2 फिर 3, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है आई बराबर आई प्लस 1। अगर हम यहाँ लिख दें प्लस आई, तो जब पहली बार लूप चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, आई 1, अगली बार चलेगा तो क्या होगा आई 2, आई 3, इस तरह से करके दे ना, बोलो। तो ये समझो लूप, ये बताता है लूप शुरू कहां से होना है, ये बताता है लूप खत्म कहां होना है। और लूप चलने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है कि भाई लूप बढ़ेगा कि घटेगा, या बढ़ेगा तो कितने से बढ़ेगा। 1 से बढ़ाना है तो क्या लिखा, आई बराबर आई प्लस 1। हम चाहते 2 से बढ़े तो क्या बढ़ा लिखते, या आई बराबर आई प्लस लिखते हैं। अगर मान लो 10, तो अब क्या होगा, हाँ बिल्कुल गुणा करेगा। लो अब कितनी बार चलेगा, आई बराबर 1 होगा, 1 इंटू क्या होगा 10 होगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक 10। अगली बार चलेगा तो फिर ये आई क्या है 10, और 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा 100, 2 बार हो गया। तीसरी बार चलेगा 100 गुणे 10 करेगा तो क्या हो जाएगा 1000, 1101 से क्या है छोटा है नहीं ना, बड़ा है ना। ये लूप 2 ही बार चलेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 ही बार चलेगा। तुम ही सोचो, देखो देखते हैं, चलो ये देखो, ये देखो आई बराबर अभी क्या है 1 है, लेकिन फिर 1 इंटू 10 होगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा दूसरी बार आई 1, अब क्या आएगा आई 10। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है। अब 10 इंटू 1 होगा तो क्या हो जाएगा 10, 10 आई 10 है, 10 इंटू 10 होगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दूसरी बार क्या आई 10, तीसरी बार क्या आई 100, चौथी बार आई 1000 हो जाएगा। 1000 जो हो होगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब 100 हो जाएगी तो 100 गुणे 10 क्या हो जाएगा 1000, और 1101 से छोटा नहीं है, बड़ा है, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और लूप से क्या आ गया बाहर। तो लूप तब तक चलेगा, जैसे एकदम सेम वही एग्जांपल सोचो जो हम मजदूर वाला बताए, वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है लूप का। उससे अगर हमको सही से काम कराना है, देखो 2 रास्ते हैं मेरे पास, एक सही से काम नहीं कराना है तो हम खुद ही बैठे रहे और बताएं अब 10 ठो ले जाओ, अब 10 ठो ले जाओ, तो फिर मेरा भी दिन तो खराब होगा, मेहनत हमें भी तो लगेगी नहीं। इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं एक लूप में लग जाओ और उसको बता देते हैं भाई सुन, स्टार्ट कहां से करना है 1 से,
जाना कहां तक है, 100 तक है ना, 101 से कम तक जाना है, और हर बार गिनती तुम्हें एक एक करके बढ़ाना, तो अब उसमें वो कुछ भी दिमाग नहीं लगा पाएगा, है ना, वो आराम से 100 चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्या क्या करो, अगर 101 की जगह क्या कर दें, 100 कर दोगे, तब 99 तक चले। हाँ बिल्कुल, ये भी सही कहे। इक्वल देखो, याद रखना, पहली बात तो याद रखो, जावा में इक्वल्स यूज होता है दो पर्पस से, एक असाइनमेंट के लिए और दूसरा कंपैरिजन के लिए। दूसरा, याद करो, जब हम लोग इफ एल्स लगा रहे थे तो वहां दो डबल इक्वल टू लगाते थे कि नहीं। जैसे देखो, जब हम p बराबर 100 कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हम p बराबर यहाँ 100 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है p वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू गई, 100, ये असाइनमेंट है। लेकिन जब हम इफ कंडीशन लगाते हैं तो हम p बराबर 100 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, p डबल इक्वल टू 100। यहाँ क्या मतलब है, यहाँ 100 वैल्यू p में नहीं जा रही है, यहाँ कंपेयर हो रही है, 100 को p से क्या किया जा रहा है, कंपेयर। p में जो वैल्यू है और जो 100 है, अगर ये मैच करेंगे तो ये इसके अंदर जाएगा, नहीं मैच करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही सेम यहां देखो भाई, अगर तुम्हें ये जो दूसरी है ये कंडीशन बताता है ना, लूप कहां तक चलेगा, तो कंडीशन जब भी रहेगी तो एक इक्वल टू नहीं लगेगा, दो लगेगा। अब कितनी बार चलेगा बताओ, देखो तुम्हें सोचो, चलेगा, पहली बार आएगा आई बराबर क्या होगा 1, और क्या आई डबल इक्वल टू 100, क्या 1 100 के बराबर है, नहीं बराबर है ना भाई, 100 के बराबर नहीं है ना, तो कंडीशन मैच नहीं हुई ना, तो ये लूप से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। बाहर, हाँ ऐसे लगा दो, अगर आई की वैल्यू क्या लिखे बताओ, अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, आई की वैल्यू 100 के बराबर या 100 से कम होनी चाहिए, तो बिल्कुल आई की वैल्यू 1 है तो 100 से कम तो है, ये 100 बार चलेगा, ये 1 से लेके कहां तक चलेगा, देखो हमें 100 बार चलाना था, ये भी दिमाग देखो, हमें 100 बार चलाना था, लेकिन जब हमने बराबर नहीं लिखा था तो हमने क्या लिखा था, 101। ये अब कंडीशन है कि आई की वैल्यू 101 से छोटी हो रहेगी, तो मतलब कहां तक जाएगी, 100 तक जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं पे ये लिख दें क्या, इस तरह से, तो फिर 101 नहीं 100 लिख देंगे तब भी। अब हमने क्या लिखा, आई की वैल्यू 100 से छोटी होनी चाहिए या 100 के बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 8 99, ये लोग क्या है, छोटे हैं, और 100 क्या है, बराबर है, तो 100 तक ये भी लूप क्या होगा, चले। आई बात समझ में कुछ, तो भाई अब बताओ, अब लूप समझ में आया कुछ। अब जरा इसी, अब देखो अपने इस प्रॉब्लम पे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं तुम्हें, अच्छे ये बताओ, यहाँ हर लाइन का कोड लगभग क्या है, सेम है ना, कोड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर यही है क्या, इंडेक्स नंबर, कि कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है, 3 है, हमें सारी वैल्यू चाहिए, तुम्हें मान लो, तुम्हें बताओ 8 वैल्यू है, अगर कितनी वैल्यू है, 8 वैल्यू है, तो उसका इंडेक्स नंबर कहां से होगा, 0 से लेके कहां तक होगा, 7 तक, और एक एक करके बढ़ेगा ना, 0 1 2, तो सोचो इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय तुम चाहते तो यही लगा देते क्या, एक लूप, और कह देते इंट आई बराबर 1 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू, क्या लिख देते, कितने वैल्यू है, 3 3 6 2 8, 8 वैल्यू है, तो उनका इंडेक्स नंबर कहां तक जाएगा, 7 तक, 8 वैल्यू रहेंगे तो इंडेक्स नंबर कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा ना भाई, 0 से होता है शुरू ना, तो यहाँ लिखते क्या 7, और फिर यहां लिख दें आई बराबर आई प्लस 1। अगर अब हम यहां लिखें, बिल्कुल एक सेकेंड, अब सी लिख दें और यहां क्या लिख दें, आई, तो आई की वैल्यू बार बार क्या होगी, बदलेगी ना, जब 1 होगी तो वो लाएगा, 2 होगी तो दूसरी वैल्यू लाएगा, और जो वैल्यू आ रही है उसको हम एक वेरिएबल में क्या कर लें, स्टोर कर लें, और इसी को क्या कर दें, प्रिंट कर।
वही, एक सेकेंड। अब अगर अभी यही चलाओगे, अच्छा प्रिंट, अब चलाओ, देखो 20 से आ रहा है, जबकि पहली वैल्यू क्या है 10। छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि तुमने शुरू कहां से किया, i बराबर 1 से। तो C1 मतलब दूसरा ना, C2 मतलब तीसरा, C3 मतलब चौथा, ऐसे है ना। तो इस कंडीशन में तुम्हें लूप किससे लगाना चाहिए था, जीरो। अब तुम्हारी कोई वैल्यू मिस नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, तो इसलिए यहां पे हमने लूप किससे चलाया, जीरो से। क्यों चलाया? क्योंकि एरे में भी वैल्यूज कहां से स्टार्ट होती है, जीरो। तो इसलिए आई बराबर जीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू 7, आई बराबर आई प्लस 1। अब ये लूप चलेगा, अब एक भी वैल्यू मिस नहीं हो, ठीक। अब लेकिन एक बात और, ये आई बराबर आई प्लस 1 लिखा है ना, अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिख देते हैं क्या, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब यही होता है क्या, आई बराबर आई प्लस 1। तो हम लोग आई बराबर आई प्लस 1 बार बार लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, आई प्लस प्लस लिख देते हैं। लेकिन अगर है मान लो हमें लूप में दो दो बढ़ाना, तो वैसा मत कर देना कि 4 ठो लिख देना, तब तो वही ऑप्शन है आई बराबर आई प्लस 2 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जनरली हम लोग इंक्रीमेंट कितने का करते हैं, अक्सर 1 का, क्योंकि हमको हर एक वैल्यू चाहिए होती है। तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको चलाओ, एक एक करके सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। अब लेकिन मान लो एक वैल्यू और जोड़ दो, अब क्या होगा, 34 तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि लूप कहां तक चलाए हो तुम, 7 तक। अब वैल्यू 9 है तो इंडेक्स नंबर कहां तक गया है, 8 तक। तो एक एक वैल्यू छूट गई ना। तो इस अब यहाँ पे या तो हम यहाँ 7 से करें क्या, 8, फिर एक वैल्यू बढ़ा दे तो, या 2 वैल्यू बढ़ा दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे इसीलिए ये जो सी तुमको दिख रहा है, ये किस टाइप का है, एरे है ना, सी एरे है ना। तो याद रख लेना, एरे का एक मेथड नहीं होता, एरे एक ऑब्जेक्ट है। एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पास पता है ना, नॉन स्टैटिक मेथड भी होते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी। तो उसके पास एक वेरिएबल होता है जिसका नाम क्या है, लेंथ। ये बताता है कि एरे की लेंथ क्या है। हमको बार बार 7 8 9 लिखने की जरूरत नहीं है। एरे डॉट लेंथ करोगे तो अपने आप बता देगा क्या, इंट इंट में काउंट। अब कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना भाई, कितने हैं, 11 है ना। तो काउंट कितना आएगा, 10 नहीं आएगा भाई, 11 ही आएगा। वो गिनता जीरो से नहीं है, इंडेक्स कहता है तुम वैल्यू निकालोगे तो उससे, लेकिन वो गिनता किससे है। अगर उससे पूछोगे तुम्हारे पास कितने हैं, तो कौन सा यूज करोगे, सी डॉट लेंथ। तो ये कितने हैं, 3 3 6 3 9 2 11 है ना। तो काउंट 10 नहीं देगा। हाँ, काउंट के मामले में कहेगा हम वो जीरो जीरो नहीं जानते, हम तो अब सही से गिन के बताएंगे कितने होते हैं। तो कितने बताएगा, 11। अब मान लो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, काउंट लिख दे। अब हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जब वो चलेगा तो पहले क्या निकालेगा, अपना काउंट। और लूप अपने आप जितना जीरो से लेके काउंट से काउंट तक चले। अब ये कोड चलाओ, एक्सेप्शन हो गया ना। और वही एक्सेप्शन आया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों आया है, हाँ एक देखो क्यों ऐसा हुआ है, ये देखो। क्योंकि देखो, ये जब आई बराबर क्या होगा, तुमने जीरो से लेके कहां तक चल रहा है, काउंट तक। काउंट कितना है, 11। तो जीरो से लेके कहां तक चलेगा, 11 तक। 11 जब 11वें पहुंचेगा तो क्या ढूंढेगा, 12वां। 12वां आइटम तो है नहीं, टोटल आइटम कितने हैं, 11। इसीलिए हम लोग अक्सर ऐसे कर देते हैं, काउंट माइनस 1। क्योंकि हमें पता है ना कि ये काउंट देने के टाइम पे जीरो नहीं देखता, तब तो असली काउंट बताता है। 11 है तो क्या बताता है, 11।
लेकिन हमें पता है अगर 11 है तो उनका इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 10 तक होगा, इसीलिए हम उसमें से एक क्या कर दिए, हटा दिए। तो ये भी एक तरीका काम करता है और एक तरीका और दिखाते हैं। या ऐसे लिख, अब भले 11 है लेकिन हमने क्या कंडीशन दी है, आई छोटा होना चाहिए, तो 10 तक चलेगा, 11 जब पहुंचेगा तो वो तो बराबर हो जाएगा, तब तो वो चलेगा ऐसे। तो अगर याद रखना एक एरे यूज कर रहे हो, काउंट निकाल रहे हो, अगर लेस देन इक्वल टू लिखना तब काउंट -1 लिखना, और अगर सिर्फ लेस देन लिखो तो क्या लिखो, काउंट लिखो। तो हम लोग ये लोग दोनों टेक्निक यूज करते हैं। कोई लूप लगाता है तो क्या कर देता है, लेस देन लगा देता है, और अगर जो लेस देन इक्वल टू लगाता है फिर उसको क्या लगाना पड़ता है, -1 भी लगाना। अब बात समझ में आई कुछ? तो अब आप लोग, ये तो हो गया एरे से वैल्यू निकालना। ऐसे ही हम एरे से वैल्यू डाल भी सकते हैं एरे में। जैसे ये देखो, डालने के लिए क्या करते हो, सी आई बराबर, अगर मान लो लिख दें, सी आई बराबर लिख दें 100 प्लस आई। देखो जरा ध्यान से, जब तक देखो सी एरे में क्या पड़ा है, 89 तक पड़ा है कि नहीं पड़ा, लेकिन अब प्रिंट भी कर दिया है, और क्या किया है, देखो प्रिंट भी किया है कि नहीं किया है, लेकिन अब हम एरे में क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं। तो सी आई की वैल्यू क्या है, 0, तो सी 0 पे क्या आएगा, 100 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 0, तो 100 प्लस आई का मतलब क्या हुआ, 100 प्लस 0, 100 प्लस 0 क्या होगा, 100 होगा कि नहीं होगा। अगली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो C1 मतलब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 100 प्लस 1 कितना होगा, 101। एक काम करते हैं, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, तुम देखना उस एरे की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये देखो 100, 101, 102, 103 आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि यहाँ एरे में आपने वैल्यू डाली, और डाला क्या, 100 प्लस आई, तो 100 प्लस आई 0 होगा तो 100 प्लस 0 100, अगली बार आई 1 होगा तो 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 101, अगली बार 102, 103, इसी तरह से देखो। तो तुम एरे में वैल्यूज डाल भी सकते हो, एरे से वैल्यू निकाल भी सकते हो, और ये भी निकाल सकते हो एरे में कितने आइटम हैं, उनका काउंट भी तुम निकाल सकते हो। क्लियर है ये? और एक बात, ये जो एरे के बारे में सब कुछ लिखा है, एक बात नहीं लिखी जो, और वो भी जरूरी है उतनी ही बात, क्या वो है बात, ठीक है बिल्कुल, क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड इन साइज। तो याद रख लेना, जावा में जो एरे होते हैं इनकी साइज बदल नहीं सकते। तुम ये नहीं सोच सकते, यार जैसे अब एरे बनाए हो, यहाँ पे कितने आइटम, 11 आइटम है ना टोटल, तुम सोचो कि कोड चले और रास्ते में अपनी साइज क्या कर ले, बढ़ा ले, बिल्कुल 10 तो 10, 11 तो 11, अब उसी 11 में से चाहे निकालो चाहे डालो, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि एरे की साइज 15 कर लो, 20 कर लो, ठीक है, नहीं रहने दो, ठीक है, अभी छोड़ने वाले। बात समझ में आ रही कुछ कि नहीं? एरे के बारे में एक बात ये याद रखना, एरे की साइज आप चेंज नहीं कर सकते। एरे की साइज जो भी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। जैसे जैसे तुम कहोगे सर जी हम चेंज कर दिए, देखो क्या कहोगे, सर जी हम तो क्या किए, बढ़ा दिए। अरे कोड में अब बढ़ा दिए ना, लेकिन हम ये इसकी बात कर रहे हैं, चलते समय रन टाइम पे सोचो कि चलते समय अपनी साइज क्या कर ले, बढ़ा ले, तो ये साइज बढ़ा नहीं सकता। अभी आगे आपको एक बताएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, फिक्स्ड इन साइज। एक और बताएंगे जिसका नाम होता है एरे लिस्ट, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, जैसे जैसे वो भरता जाता है वैसे वैसे अपनी साइज क्या करता है, बढ़ाता ही चला जाएगा।
लेकिन एरे में ऐसा नहीं। क्लियर है? ये तो हो गया एरे जहां पे आपने फिक्स वैल्यू पहले ही क्या कर दी, डाल दी। अच्छा, और ये भी मत सोचना भाई कि सिर्फ एरे इन टाइप का ही होता है। हाँ, हाथ से बढ़ाओ। वो हाथ से कब बढ़ाओगे, रोक के बढ़ाओगे ना। प्रोग्राम रोक दिए तब हाथ से बढ़ा रहे हो, फिर जब चलेगा तो अब बढ़ा हुआ ही गिनेगा ना, तो बढ़ा हुआ देगा। लेकिन तुम ये सोचो कि चले, सब लाइन नंबर 27 में पहुंचा, 27 चलाया, पता चला 12 आइटम है। ये नहीं कर सकता कि लाइन नंबर 32 पे पहुंच के अपनी साइज क्या कर दे, बढ़ा ले, या अपनी साइज क्या कर दे, घटा ले। ये क्षमता इसके अंदर नहीं। जो है सो है। अब जो रास्ते में चलते समय बना, अब जब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा वही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है एरे के बारे में क्या, फिक्स्ड इन साइज। अच्छा, ये जो एरे बनाया गया है ना, ये वैल्यू जिसमें पहले ही बता दी गई है कि कौन सी वैल्यू होगी और कौन सी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और एरे भैया कभी मत कंफ्यूज होना। अगर मान लो हमें लोग 10 लोग का नाम रखना होता, तो नाम तो स्ट्रिंग होता है ना, तब भैया हम इंट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, तो हम क्या लिखते, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और अब लिखते जो भी लिखना चाहे नाम रखने, और फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम चाहें तो अपनी 10 स्ट्रिंग या 12 जितनी मन करे तुम उतनी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर सकते। तो अरे अब अच्छे ये बताओ, अब एर एस टी आर 0 करोगे तो क्या पाओगे, एबीसी। 1 करोगे तो क्या पाओगे, एक्स वाई जेड। लिख देते हैं एर एस टी आर क्या 1 लिख दिया। मान लो हमें एक्स वाई जेड चाहिए, और फिर उसको एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर कर दिया। अब देखो एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो उसमें से निकालोगे तो इनके थोड़ी पाओगे, निकालोगे भी तो क्या पाओगे, स्ट्रिंग ही पाओगे ना। और एरे किस टाइप का हो सकता है, अरे किसी भी टाइप का एरे हो सकता है, इंट शॉर्ट लॉन्ग डबल, जितने डेटा टाइप है उतने टाइप का एरे पॉसिबल है। लेकिन अब एक चीज और देखो, ये बताओ क्या है सब। अगर हम यहां लिखें न्यू क्रोम ड्राइव, बताओ ये क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना। चलो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और वेरिएबल का नाम रख देते हैं, मान लो ड्राइवर 1। अब बताओ कितने ब्राउजर लॉन्च होंगे, 3 लॉन्च होंगे ना। पहले का एड्रेस ड्राइवर 1 के पास है, पहले का ऑब्जेक्ट का, दूसरे का ड्राइवर 2 के पास, तीसरे का ड्राइवर 3 के पास। मान लो ये जो 3 ऑब्जेक्ट, 3 है ना, 3 अलग अलग वेरिएबल में है ना। अगर हम चाहें कि इन तीनों को एक ही वेरिएबल में रखें, तो यहाँ पे भी एरे का कंसेप्ट यूज होगा। लेकिन बताओ इस एरे में हम क्या रखना चाहते हैं, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। भाई हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है क्रोम ड्राइवर के, वही हम एरे में रखना चाहते हैं, कि चाहते हैं कि एक ही वैल्यू में सब क्या हो जाए, एक ही वेरिएबल में सब क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो हम यहां लिखें इंट स्क्वायर ब्रैकेट डी आर बराबर ड्राइवर 1, ड्राइवर 2 और ड्राइवर 3। देखो एरर दे रहा है ना, क्यों एरर दे रहा है, कह रहा है भाई तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा एरे जो किस टाइप का है, इन टाइप का, और रख रहे हो उसमें क्या, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। कहाँ उल्टा सीधा लिख रहे हो। अब लेकिन मान लो फिर देखो, तो अगर तो तुम कहोगे नहीं हमको क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रखना है, तो कहेगा अगर भैया तुमको क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रखना है तो एरे भी तो तुमको किस टाइप का बनाना चाहिए, क्रोम ड्राइवर टाइप का बनाना चाहिए। अब सही है, मतलब क्या है भाई, एरे एरे मत सोचना कि सिर्फ इन टाइप का ही होगा, एरे किसी भी टाइप का हो सकता है। एरे इवन ये क्लास का नाम क्या है, एरेस कंसेप्ट है ना, एरेस कंसेप्ट है ना। तो एरे एरेस कंसेप्ट टाइप का भी हो सकता है। और उस एरे में सिर्फ तुम एक ही चीज दुनिया की रख सकते हो, क्या, एरे कंसेप्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे यहां तुम देखो ना, तुमने एक देखो ये एरे है, ये इससे नहीं पता चला कि इसका नाम डी आर है,
कि इसका टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर। इस बात का पता हमें इससे चला क्योंकि यहाँ एक क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट और ये बताता है एरे में क्या होगा, किस टाइप की वैल्यू होगी, किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। तुम लिखे हो ना क्रोम ड्राइवर, इसका मतलब है इस एरे में सिर्फ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होगा। एरे भाई किसी भी टाइप का हो सकता है, डेटा टाइप का भी हो सकता है और क्लास टाइप का भी हो सकता है। अरे यार तो स्ट्रिंग टाइप का बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अरे स्ट्रिंग भी तो जावा में क्लास ही है। स्ट्रिंग नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं। ये करा सकते होते अगर जावा तुम्हें ये करने देता। क्या ये करने देता है कभी? कहता भाई ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर का है तो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, क्रोम ड्राइवर टाइप का। तो वही है, जब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रोम ड्राइवर टाइप के रखना चाहते हो तो एरे भी किस टाइप का होना चाहिए, क्रोम ड्राइवर ही टाइप का होना चाहिए ना। अब अगर मान लो ये पहला ब्राउजर है, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर हमें दूसरा ब्राउजर पे काम करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर दूसरे, या देखो, दूसरे ब्राउजर पे काम करना हो तो क्या लिखेंगे, डी और क्या लिखेंगे, 1। तो कौन सा मिलेगा हमें, दूसरा वाला। और उसको एक फिर वेरिएबल में हम क्या करें, इसको स्पेलिंग। आई बात समझ में? और यही है, एरे ही ऐसा है जो डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है और क्लास को भी सपोर्ट करता है। आगे भी आप एरे से मिलते जुलते कंसेप्ट की और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अभी आगे बताएंगे, एरे लिस्ट के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एरे लिस्ट होता है, या और भी ऐसे मिलेंगे एरे जैसे बहुत से लोग जो होते एरे जैसे हैं, लेकिन वो सभी, वो कोई भी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ एरे ही ऐसा अकेला है जो डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है और क्लास को भी सपोर्ट करता है। बाकी जितने आगे मिलेंगे सब वो लोग सिर्फ क्लास को सपोर्ट करेंगे लेकिन डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और एक छोटा सा और चीज बता देते हैं, ये तो एरे, तुम एरे में सीधे क्या किए, वैल्यू क्या किए, तुम डाल दी। अब एक चीज और देखो, अगर मान लो एरे ऐसे भी बनते हैं, ये देखो, तुम कहोगे सर जी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप, कहां से डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, न्यू लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो, इंट लिख रहे हो। लेकिन ध्यान दो, हम साथ में क्या लिख लगा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब इंट का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, किसका बन रहा है, एरे का बन रहा है। और यहां अगर हम लिख दें क्या, 10, तो अब एक एरे बनेगा, उसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं। मान लो वेरिएबल का नाम क्या है, वी है। तो देखो यहाँ एरे में 10 वैल्यू अभी डाले नहीं है, यहाँ एक एरे बनाए हैं जिसमें प्लान है कितनी वैल्यू रखेंगे, 10। और इसको अगर हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दें तो देखना 10 के 10 एक एरे बन गया। अरे ये तो क्रोम ब्राउजर तीन 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 तो क्या करेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा ना, इसलिए टाइम ले रहा है। हाँ यार इसको कमेंट ही कर दो नहीं तो। ये देखो एरे बना कि नहीं, वी पे कर्सर ले जाओ, 10 वैल्यू हैं। लेकिन एरे जब यहां तुम क्या कर रहे हो, यहां एरे में वैल्यू पहले ही नहीं डाल रहे हो, सिर्फ एरे क्या कर रहे हो, बना रहे हो। तो अगर एरे सिर्फ इन टाइप का बनाओगे और साइज 10 दे दो तो अपने आप 10 जीरो डाल के देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलो कल इस पे और डिस्कस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे क्या, एरे लिस्ट। ठीक है।